सभासदों व बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद दिशा को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं शपथ लूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? महोदय, मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं दिशा, जो युवा सांसद की सदस्य नियुक्त हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी एवं देश के प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अब मैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद नेहा को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं प्रतिज्ञान ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, हिंदी भाषा में। मैं नेहा, जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। अब मैं चेन्नई लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद मुस्कान को शपथ ग्रहण करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी भाषा में। I having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully and cautiously discharge my duties as a member of Youth Parliament. Thank you. माननीय सदस्यगण, क्योंकि आज हम दोनों का भाग मिल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं बड़े दुखी स्वर से कोकिला के नाम से सुप्रसिद्ध लता मंगेशकर जी के दुखद निधन की आप सभी को जानकारी दे रही हूँ। लता जी भारत में ही नहीं अभी वो विश्व प्रसिद्ध गायिका थी। भारतीय सिनेमा जगत में काफी लंबे समय तक उनका वर्चस्व रहा है। वह एक नायाब तथा अद्भुत गायिका थी। उनके कंठ में अद्भुत जादू था। उनकी अद्भुत वाणी की वजह से उन्हें बॉलीवुड की कोकिला भी कहते हैं। लंबे समय तक उन्होंने अपने गीतों से हम सबको आनंदित करा है, परंतु वह आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके निधन पर संवेदना प्रकट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। यह क्षति केवल सिनेमा जगत को ही नहीं अपितु समस्त राष्ट्र की क्षति है। इनके निधन से मेरे मन को भी बहुत बड़ा आघात लगा है। लता जी कोई साधारण गायिका अथवा कलाकार नहीं, बल्कि उच्च कोटि की अद्भुत स्वर कोकिला थी। अपने मधुर स्वर के जरिए लंबे समय तक हमारे दिलों पर राज किया है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। गीत संगीत के क्षेत्र में उनके अद्भुत एवं अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न शामिल थे। मैं उनके दुखद निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ तथा उनके शोक संतप्त परिवारजनों के लिए ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नेता विपक्ष जी, स्वर्गीय लता जी का निधन वास्तव में संपूर्ण देश का
अध्यक्ष महोदय, मैं आजकल आपके माध्यम से अपने साथियों का सदन में परिचय करवाता हूँ। प्रथम निर्वाचित सांसद विदेश मंत्री श्री ओमी गिरी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। द्वितीय निर्वाचित सांसद रेल मंत्री श्री वंशिता जी, जो कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। माननीय सभासदों, अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभी सभासदों में बांट दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदया, महासूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जा रहा है। प्रश्न संख्या 201। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सरल हरियाणा में सरल वेबसाइट पिछले 1 महीने से कार्य नहीं कर रही है, जिससे विद्यार्थियों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व आवास प्रमाण पत्र बनाने का काम पड़ा है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो सरकार क्या विचार करेगा? संचार मंत्री जी। जी हाँ, इस प्रकार की कोई शिकायतें मिली है। इस संबंध में सरकार का निम्नलिखित कार्यवाही करने का विचार है। सरल पोर्टल के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारणों का शीघ्र ही पता लगाया जाएगा तथा सरल वेब पोर्टल को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। प्रभावित विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र जमा करवाने की समय सीमा में वृद्धि हेतु विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी करने हेतु सिफारिश की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को प्रवेश लेने में कोई परेशानी न हो। प्रार्थी कुमारी अनुपूरक प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, सरकार डिजिटलीकरण पर भरपूर जोर दे रही है, परंतु इसके क्रियान्वयन सरकार असफल हो रही है। इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कोई समाधान होगा या नहीं? संचार मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार न सिर्फ डिजिटलीकरण करना चाहती है, बल्कि इसके लिए प्रतिबद्ध है और बहुत जल्द ही डिजिटलीकरण के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 202। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ सालों से देश में निजी शैक्षणिक संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। शहरों या गाँव हर जगह निजी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों को कमजोर किया जा रहा है। क्या सरकार इस देश में शिक्षा का निजीकरण करके गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है? शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सारे सदस्य तथा सदन सदस्य को यह अवगत करवाना चाहती हूँ कि शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहन उदारीकरण नीति के तहत दिया जा रहा है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम शिक्षा का पूर्ण रूप से निजीकरण करना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य गरीबों का कल्याण के लिए गंभीरता से विचार करना है। इसके लिए सरकार धारा 134A के तहत बच्चों के निजी विद्यालय में 25% कोटे को पूरा करवाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विपक्षी सदस्य भूमि। अध्यक्ष जी,
सरेआम अवहेलना कर रहे हैं और गरीबों को प्रवेश देने में आनाकानी कर रहे हैं, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? शिक्षा मंत्री जी हमने कार्यवाही की है। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमने काफी ध्यान दिया है और इसके तहत हमने कई सारे विद्यालय बनाए हैं, जिसका डाटा मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे 650 नए विश्वविद्यालय बनवाए गए हैं, 10 विश्वविद्यालय तथा 2 रक्षा विद्यालय बनवाए गए हैं। अध्यापक प्रशिक्षक पर विशेष बल देकर उन्हें आधुनिकता तरीके से अवगत करवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 203। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा रुपया की कीमत लगातार गिरती जा रही है। पिछली सरकार कार्यकाल में रुपया का मूल्य स्थिर था, परंतु जब से आपकी सरकार आई है तब से रुपया कमजोर क्यों हो रहा है और रुपया की स्थिति के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? वित्त मंत्री विपक्षी दल का हमारी मुद्रा की स्थिति पर चिंतित होना उचित है, परंतु मैं आपके माध्यम से विपक्ष एवं सदन को यह बताना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, जिसका असर हमारी मुद्रा पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, परिणाम स्वरूप रुपया की कीमत में गिरावट आ रही है। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि सरकार रुपया की स्थिति को लेकर गंभीर और चिंतित है। सरकार रुपया की कमजोरी को दूर करने एवं रुपया की कीमत को बढ़ाने के लिए लगातार रणनीति बना रही है और शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 204। श्रीमान अध्यक्ष जी, पिछले कुछ समय से देश की राजधानी में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के मुताबिक दिल्ली में हत्या, दुष्कर्म, लूटपाट आदि की घटनाएं बढ़ सी गई हैं। रात हो या दिन महिलाओं के साथ घटने वाली आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय से मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यह एक गंभीर मामला है। मैं आपके माध्यम से श्रीमान गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था की यह लाचार स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और दिल्ली में कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी सदस्य ने देश की राजधानी की कानून व्यवस्था की जो तस्वीर प्रस्तुत की है वह संपूर्ण सत्य नहीं है। दिल्ली में कानून शून्यता और अराजकता बताना सरासर गलत है। इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। कुछ आपराधिक घटनाएं अवश्य घटित हुई है, परंतु यह कह देना कि दिल्ली में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ रही है सत्य से परे है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर तथा संवेदनशील है। पुलिस मुस्तैदी से अपराधों को गिरफ्तार कर रही है तथा उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलवाने का भरपूर प्रयास कर रही है। जहाँ तक मॉब लिंचिंग का प्रश्न है, तो इस विषय में मैं समस्त सदन को स्वागत करना चाहती हूँ कि सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों को गंभीरता से लिया है तथा वीडियो फुटेज के आधार पर दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर धर पकड़ा जा रहा है। शीघ्र ही दोषी व्यक्तियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 205। विपक्षी सांसद अध्यक्ष जी, सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 370 को कमजोर करके जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में पूर्ण विलय का जो कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन हमारी इस कार्यवाही से पाकिस्तान लगभग बौखला गया है और इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए खुलकर समर्थन कर रही है तथा अमेरिका का चीन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है तथा अमेरिका का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को विपक्ष में बताकर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, अनुच्छेद 370 के संबंध में की गई कार्यवाही का समर्थन करने के लिए अपने विपक्षी साथी का धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक पाकिस्तान की बौखलाहट का सवाल है, मेरे विपक्षी साथी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समस्त सदन की आश्वस्त करना चाहती हूँ कि सरकार इस विषय को पूर्ण गंभीरता से ले रही है। हमने चीन को भी वस्तु स्थिति से अवगत कर दिया है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि भारत के साथ हैं। अमेरिका का सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया
गुणात्मक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। परंतु इस कानून के लागू होने के लगभग 10 साल पश्चात भी सरकार बच्चों को आगे शिक्षा कैसे दे पा रही है? ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार आरोप बीत जाने के बाद पाठ्यपुस्तक विद्यालयों में पहुंचा पाती है, जिसके कारण बच्चे आगे अधूरी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इसके साथ साथ देश के अनेक राज्यों में सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे अध्यापकों का पद खाली है और इसके साथ साथ मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शिक्षा मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी तथा शिक्षा की स्थिति को लेकर जो तस्वीर पेश की है, मेरे विपक्षी साथी ने जो शिक्षा को लेकर जो तस्वीर पेश की है वो वास्तविकता से कोसों दूर है। जैसे मैंने आपको अभी डाटा दिया था कि हमने कितने विश्वविद्यालय, कितने रक्षा विश्वविद्यालय बनाए और साथ ही इसमें पूरा बल दिया गया है कि सारे सरकारी विद्यालयों में अध्यापक उपलब्ध हो। पाठ्य पुस्तक के समय पर आपूर्ति न कर पाने वाली कंपनियों को ब्लॉकलिस्ट करके उनके ट्रेडर रद्द कर दिए गए हैं तथा नई कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं ताकि विद्यालयों में पुस्तक समय पर उपलब्ध हो सके। अध्यापकों की भर्ती हेतु राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है। जहां तक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का मामला है, इसके लिए हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश में विद्या में 3 लाख नए कमरे बनवाए हैं तथा 5 लाख शौचालय। नेता विपक्षी अध्यक्ष जी, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हुए, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय से 30,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर खाली पड़े हैं। ना तो दिल्ली विश्वविद्यालय और ना ही यूजीसी इन खाली पदों को भरने के लिए गंभीर प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई सालों से खाली पदों को भरने की जगह अनुबंधित तथा अतिरिक्त शिक्षकों से पढ़ाया जाता है। परिणाम स्वरूप इसके दौरान नुकसान हो रहा है। एक और तो विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है, दूसरी ओर योग्य युवा ओवरएज होने की वजह से रोजगार से वंचित है। ये भयभीत स्थिति है। लगता है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से प्रश्न करना चाहती हूँ कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में योग्य अध्यापिका क्या पूरे देश भर में है ही नहीं? इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने शिक्षा के विषय पर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना चिंतित होना मेरे को बड़ा अटपटा लगता है। अगर इन्होंने मेरी चिंता अपने कार्यकाल के समय जताई होती तो शायद ये विपक्ष में ना होगे। आपके माध्यम से मैं सम्मान देगा विपक्ष और सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार दिल्ली के लिए शिक्षा और रोजगार प्राथमिक मुद्दा है। ठीक है, सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय सहित तमाम केंद्रीय विद्यालयों तथा यूजीसी को खाली पदों को भरने के लिए अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी करेगी। शीघ्र ही खाली पदों को भर दिया जाएगा। विपक्षी सदस्य सामूहिक रूप से सरकार का विरोध करके सदन की भावना कर रहे हैं। नेता विपक्षी श्री विपक्षी सदस्य अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी कई गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनमें से एक है पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई पेंशन योजना। सभी कर्मचारियों को नई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ही वापस चाहिए। क्या इसको शुरू करवाना उचित नहीं है? इसके लिए कर्मचारी आंदोलन करते हैं, सड़कों पर भूखे खड़े होते हैं। क्या इस आंदोलन को पुरानी पेंशन को दोबारा नहीं चलाया जा सकता? मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द कब चालू करवाया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन को बंद किए काफी समय बीत चुका है।
अब किसकी बनवाएगा भोसड़ी है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं जल संरक्षण विधेयक 2025 द्वितीय वाचन को आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, प्रथम वाचन के दौरान इस बिल पर चर्चा का फैसला हो गया था, इसलिए अब सदन अब इस पर चर्चा करेगा। नेता विपक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण विधेयक 2025 देर से लाया गया है, परंतु ये एक उचित कदम है। यह विधेयक समय की मांग है। निसंदेह जल जीवन का आधार है तथा जल का दुरुपयोग अधिक से अधिक बढ़ने से इस आधार को खंडित कर रहे हैं। हमारी पार्टी इस विधेयक पर सरकार के साथ है, लेकिन इस बिल के कुछ प्रावधान आपत्तिजनक हैं। अंततः हम चाहते हैं कि विधेयक में जरूरी संशोधन किए जाएं। सांसद सत्तापक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। जल संरक्षण विधेयक सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। जल का दुरुपयोग तथा अधिग्रहण आम बात बन गई है। लोग सरेआम जल की बर्बादी में लिप्त हैं। अध्यक्ष जी, देखने में आया है कि लोग बिना सरकारी स्वीकृति के लिए ही जलवासी में लगा रहे हैं। लोग कई घंटों तक गाड़ियों की धुलाई करते हैं, जिससे अमूल्य पानी की बर्बादी हो रही है। यह भी देखने में आया है कि अब बड़े पैमाने पर आरो अर्थात जल शुद्धि संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से अधिकांश पानी व्यर्थ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण विधेयक सरकार की उचित कदम है। हमें ऐसे सख्त विधेयक की तरफ आवश्यकता है। इससे केवल जल का दुरुपयोग भी रुकेगा तथा जल का संरक्षण भी होगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ तथा अपने विपक्षी सदस्यों से भी अपील करती हूँ कि वे इस बिल का समर्थन करें। विपक्षी सदस्य अंशिका। अध्यक्ष जी, मैं जल संरक्षण विधेयक लाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ। यह निस्संदेह समय की आवश्यकता है और हम इस बिल से जल के दुरुपयोग को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस बिल में जल के दुरुपयोग को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है, जिसका सरकार व प्रशासन अनुचित प्रयोग प्राप्त कर सकती है। इस बिल के इस प्रावधान को हटाकर इसे जमानत क्यों बना दिया जाए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति का दमन न किया जा सके। नेता विपक्ष जी। अध्यक्ष जी, विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे विपक्षी साथियों का इस बिल की कुछ धाराओं पर आपत्ति है, लेकिन व्यावहारिक एवं तकनीकी रूप से इस बिल में संशोधन करना संभव नहीं है। जीवन बचाने के लिए जल संरक्षण नितांत आवश्यक है और जल संरक्षण हेतु हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए हमें एक सख्त विधेयक की आवश्यकता है। अगर मैं इन बातों को तो लाइनों में कहूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। माननीय अध्यक्ष जी, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। तू तो चलने के लिए चलते हैं पाँव से लोग, पर पूरी दोनों पैर भी साथ दे तो और बात है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वे सकारात्मक सोच के साथ सरकार का सहयोग करें। हम विपक्ष के जरूरी सुझावों को इस बिल में शामिल करने का प्रयास करेंगे। अतः विपक्ष इस विधेयक को पास करवाने में सरकार का सहयोग देकर इसे कानून बनेंगे। धन्यवाद। माननीय सभासदों, इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, अतः चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। अब इस बिल का तृतीय वाचन आरंभ होता है। कानून मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जल संरक्षण विधेयक 2025 का तृतीय वाचन आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सभासदों, जल संरक्षण विधेयक 2025 का तृतीय वाचन आरंभ होता है। महासचिव जी, मतदान की
मान्य